डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और कितने तरह के फ्रॉड्स होते हैं। आज मैं आप लोगों से दो इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा कि अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र क्या होता है और अंकेक्षण के क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या हैं, मीन्स एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या हैं। दो इश्यूज़ पे डिस्कस करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद स्कोप ऑफ ऑडिट। अंकेक्षण का कार्य जब कोई भी अंकेक्षक अपने हाथ में लेता है तो उसे सबसे पहले तय करना होता है कि हिसाब किताब की जांच की सीमा क्या होगी। जो सीमा है जांचने की वही अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र कहलाता है। कार्यक्षेत्र की दो सीमाएं होती हैं, मीन्स दो डायरेक्शंस में आप अपने इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा सकते हैं। एक तो कितना वाइड करना है, विस्तृत कितना करना है, कितनी लेखा पुस्तकों की जांच करनी है तो विस्तृत कितना क्षेत्र रखना है, एक तो पॉइंट ये होता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि जांच कितनी गहरी करनी है, मीन्स कितनी डीपली, किस लेवल तक आपको बुक्स के बाद उन जो अकाउंट्स हैं, लेजर हैं और उनके जो है बाउचर्स हैं, मीन्स किस लेवल तक आपको नीचे जांचने के लिए जाना है। तो दो सीमाएं तो ये होती ही होती हैं, लेकिन जब भी आप अपना ऑडिट का काम शुरू करते हैं तो कार्यक्षेत्र क्या हो उससे पहले आपको ये देखना होता है कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो किस तरह की है। मीन्स अगर वो निजी ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट है, जो आप जानते हैं प्राइवेट ऑडिट ऑप्शनल होती है, कराना चाहें तो आप कराएं अथवा न कराएं, और समझौते के द्वारा कोई भी सीए से एग्रीमेंट करके कोई भी संस्था करा सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल ट्रेडर हो चाहे फर्म हो, तो वो अपना ऑडिट करा सकती हैं। अगर फर्म की स्थिति है तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर कोई प्रोविजंस हैं तो उनको ज़रूर आपको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी ऑडिट को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, वैधानिक है, मीन्स किसी विधान के तहत उस ऑडिट को कराया जाना अनिवार्य है, जैसे कंपनी की ऑडिट है, कोई सार्वजनिक ट्रस्ट है, बैंक है, तो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो जहाँ ऑडिट कराना ज़रूरी है तो ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो इस चीज़ का अध्ययन कर ले कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग, जिस एक्ट के तहत उसको कराना ज़रूरी है, उसकी क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उससे। मीन्स अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 में ऑडिटर्स की क्या लायबिलिटी है, मीन्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसके कर्तव्य हैं और उसके क्या अधिकार हैं, तो उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी विधान के अंतर्गत किसी ऑडिट को करने जा रहे हैं तो उस विधान का आप अध्ययन कर लें और उसके अनुसार ही आप अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण करें, क्योंकि अगर आप निर्धारित सीमा से कम कार्यक्षेत्र का निर्धारण करके और फिर ऑडिट करते हैं तो कहीं न कहीं आप फिर लापरवाही और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पूर्णतया निर्वहन नहीं कर रहे हैं और इसके लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है जहाँ वैधानिक ऑडिट है तो ऑडिटर को उस ऑडिट को करने से पहले
वहाँ के प्रोविजंस या एक्ट्स का अध्ययन कर लेना चाहिए कि उन ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिट। अगर आप सरकारी विभागों या सरकारी संस्थाओं की ऑडिट कर रहे हैं तो वो सरकारी या अंकेक्षण कहलाता है। और आपको शायद पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स CAG कहते हैं, उसको अपॉइंट करता है सरकारी विभागों या सरकारी संस्थाओं जो केंद्रीय स्तर पे हैं उनकी ऑडिट करने के लिए। इसी तरह से ही संविधान के आर्टिकल 149 के तहत CAG को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकार और कर्तव्यों का पालन होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मीन संसद ने जो कानून बना रखे हैं उन कानूनों के तहत CAG को अपने जांच के दायरे मीन्स ऑडिट के काम को निष्पादित करना होता है। तो वो उसका एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत उसको काम करना होता है। सरकारी विभागों की जांच के लिए अलग अलग इकाइयां होती हैं केंद्रीय स्तर पर तथा राज्यों में। आप जानते हैं कि अकाउंटेंट जनरल AG का एक ऑफिस हुआ करता है। सेंट्रल लेवल पे तो CAG का जो डिपार्टमेंट है वो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनकी जांच करता है। राज्यों में जो राज्यों के ऑफिस हैं या केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं उनकी जांच करने के लिए अकाउंटेंट जनरल मीन्स AG का एक ऑफिस होता है जो राज्य के अंदर केंद्र के जो डिपार्टमेंट हैं और राज्यों के विभाग हैं उनकी अकाउंट्स की जांच करता है। जिन संस्थाओं को केंद्र या राज्य से अनुदान प्राप्त होता है मीन्स सब्सिडी प्राप्त होती है, सरकार द्वारा जो पैसा उनको दिया गया है उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया है, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनके लिए खर्च किया है या नहीं किया है, इसकी जांच भी AG ऑफिस द्वारा की जाती है। इसी तरह से आजकल आप जानते होंगे कि नगर पालिकाओं या पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारा पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए। तो राज्य स्तर पर इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया हुआ है जिसको आप कहते हैं लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट नगर पालिकाओं, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को जो पैसा मिलता है सरकार के द्वारा उस पैसे के हिसाब किताब की जांच करता है। तो सरकारी विभागों में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विभागों की जांच करने के लिए तो CAG होता है और राज्यों में केंद्र और राज्य के जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनकी जांच और AG डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। और अकाउंटेंट जनरल जो राज्य में होता है जिसका एक ऑफिस होता है, और जो पंचायत समितियां, नगर पालिकाएँ होती हैं जिनको जो पैसा सरकार देती है उस पैसे की हिसाब किताब की जांच करने के लिए राज्यों में एक विभाग है जिसको आप कहते हैं लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये जो लोग सरकारी, चाहे वो CAG हो या अकाउंटेंट जनरल हो, ये लोग जो ऑडिट करते हैं इसके बाद इनको रिपोर्ट देनी होती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित CAG की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आती है और उस रिपोर्ट पे वहाँ डिस्कशन होता है। और इसी तरह से स्टेट्स में अकाउंटेंट जनरल मीन्स AG ऑफिस होता है, वो जांच करता है और वो अपनी रिपोर्ट राज्यों के जो विभाग हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट
राज्यपाल को देता है, जो उस राज्य की विधानसभा में रखा जाता है और उस रिपोर्ट पे उस राज्य की विधानसभा में चर्चा की जाती है और तत्संबंधी जो भी निर्णय या कानून या नियम बनाने होते हैं वो विधानसभा या सीएजी के संबंध में पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो 3 तरह की, जब भी आप अपना ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह की ऑडिट कर रहे हैं। प्राइवेट ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी आपका एग्रीमेंट है या जो एक्ट बना हुआ है, नियम बना हुआ है सरकारी और स्टैट्यूटरी ऑडिट के संबंध में, उनका अध्ययन करके आप अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। ऑडिट के कार्य क्षेत्र के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व आश्वासन मंडल द्वारा भी कुछ डायरेक्शंस जारी की हुई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि उनका एक जनरल व्यू है कि एक ऑडिटर का जब वो ऑडिट करने जा रहा है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, उसको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि अंकेक्षण में वित्तीय विवरण, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके सारे एस्पेक्ट्स को उसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो जो प्रिलिमिनरी बुक्स हैं, लेजर हैं, अकाउंट्स हैं, उसी के आधार पे तो बनते हैं। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो आपके प्रिलिमिनरी अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, उनसे आपको उससे मिलान करना चाहिए ताकि उनकी शुद्धता और एक्यूरेसी के बारे में आपको पता चल सके। और ऑडिटर जब भी अपनी कोई राय देता है किसी भी एस्पेक्ट पे, तो अंकेक्षण से संबंधित जितनी टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करने के बाद वो उस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हकीकत क्या है और वास्तविक स्थिति से मैनेजमेंट या संस्था के मालिकों को परिचित कराए। इसी तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता जांचने हेतु लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन करना चाहिए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग जो बुक्स हैं उनसे बनते हैं। अकाउंटिंग बुक्स जब आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी लेखा प्रणाली और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने कोई बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, उसको भी जांचना चाहिए ताकि ये आप सुनिश्चित हो सकें कि जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो सही हैं। चूँकि अकाउंटिंग बुक्स सही होंगी तो फाइनेंशियल अकाउंट सही होगा। और अकाउंटिंग बुक्स कैसे सही होंगी, इसके लिए जो प्रिलिमिनरी बुक्स हैं और इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है वो आपका है या नहीं है और कैसा है, इसके बारे में भी ऑडिटर को अध्ययन करना चाहिए और तभी वो एक्चुअल स्थिति बिजनेस की क्या है उसके बारे में आपको रिपोर्ट देने की स्थिति में होगा। आपकी जांच का क्षेत्र क्या होना चाहिए, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग भी यही होता है कि अगर आप कोई प्राइवेट ऑडिट कर रहे हैं जहाँ कोई लिखित नियम कानून नहीं है तो वहाँ तो आप एग्रीमेंट साइन करा लें कि भाई आप क्या चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जांच के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। और जहाँ पर नियम बने हुए हैं, एक्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको अपनी ऑडिट का कार्यक्षेत्र उन नियमों के तहत आपके जो उत्तरदायित्व फिक्स किए गए हैं उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना होता है। साथ ही ये भी है कि अगर आपका उत्तरदायित्व किसी एक्ट के तहत एक सीमा में बांधा हुआ है तो अपेक्षा की जाती है कि कोई भी ऑडिटर जो ऑडिटर का काम है इससे बाहर जाकर के काम नहीं करेगा। मीन्स आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी बुक्स हैं उनको राइटिंग का काम भी आप करें
वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो जो भी आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही आपको अपना काम करना होता है, उससे बाहर जाने की आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो इस तरह से अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र क्या हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अंकेक्षण किस तरह का कर रहे हैं, प्राइवेट है, स्टैट्यूटरी है या गवर्नमेंट का है। और अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मंडल ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जिनको भी आपको ऑडिट करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ऑडिट अगर आप कराते हैं तो ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या है। तो ऑडिट के लाभ को मैं मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। बिजनेस को लाभ, दूसरा जो मालिक होते हैं उनको लाभ, और तीसरा जो आउटसाइडर्स हैं उनको लाभ होता है। तो पहला पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूँ, व्यापार को लाभ, बेनिफिट्स टू द बिजनेस। व्यापार को क्या लाभ होता है। तो व्यापार को लाभ में आप देख रहे हैं व्यापार की सही एवं उचित स्थिति को बताना। अगर आप ऑडिट कराते हैं तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार की सही मीन्स ट्रू एंड फेयर स्थिति जो बिजनेस की है उसको बताते होंगे, एग्जिबिट्स करते होंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको वास्तविक स्थिति से परिचय होता है। दूसरा, त्रुटियों और गबन को ढूंढना व रोकना। जब आप ऑडिट कराते हैं तो आपकी ऑडिट कराने से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें कोई गलतियां या गबन हैं तो ऑडिटर जब जांच करेगा तो निश्चित रूप से आप उन गलतियों को पकड़ेंगे और जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनको आप सूचित करेंगे। तो गलतियां और गबन को ढूंढने में सहायक होता है और बहुमूल्य सलाह मिलती है आपको। जब ऑडिटर चूँकि आपकी बुक्स को डीपली जांच करता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या और होना चाहिए। तो चूँकि बारीकियों से वो परिचित हो चुका होता है तो वो आपको बहुमूल्य सलाह देने की स्थिति में होता है। कर्मचारियों पर नियंत्रण मीन्स जब कर्मचारियों को ये पता होता है कि उसके काम की जांच किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जानी है तो उन पर मोरल प्रेशर होता है, इसलिए वो गलती या गबन करने के बारे में जल्दी से नहीं सोच सकते हैं। तो एक तरह से कर्मचारियों पे नियंत्रण होता है। नतीजा ये होता है कि गलती और गबन कम हो जाते हैं तो व्यापार को हानि होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से विवादों का निपटारा। अगर किसी तरह के कोई डिस्प्यूट हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं पार्टनर्स के बीच में, तो आप अपने अकाउंट्स को चाहे बोनस के रिगार्डिंग हो चाहे मजदूरी के रिगार्डिंग हो, तो आप अपने जब अकाउंट्स की ऑडिटेड रिपोर्ट्स उन लोगों के सामने रखते हैं कि एक्चुअल स्थिति ये है, तो उसको सब मानने को तैयार होते हैं। तो और उस स्थिति में अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान हो जाता है। निर्णय लेने में सहायक, चूँकि आप बिजनेस ऑडिट करा करके आप अपने बिजनेस की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में परिचित हो जाते हैं। परिचित होने के बाद अब फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है उसमें ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आजकल आपको पता ही है बैंक फाइनेंशियल अकाउंट की ऑडिटेड रिपोर्ट चाहती हैं। सीए से ऑडिटेड अगर आपके अकाउंट्स हैं तो उन पे सब विश्वास करते हैं, इजीली आपको लोन मिल जाएगा। भविष्य के लिए आपको कोई प्लानिंग करनी है तो वो भी आप, चूँकि आप एक्चुअल स्थिति से परिचित हैं तो वो आप सारा काम कर सकते हैं। और चूँकि आपके अकाउंट ऑडिटेड हैं और ऑडिटेड अकाउंट पे हर कोई आदमी विश्वास करता है तो उससे आपकी एक क्रेडिट बनती है, गुडविल बनती है और आपका काम आसानी से हो जाता है। तो बिजनेस को इस तरह से ऑडिट कराने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह से
बिजनेस के अलावा जो ओनर्स ऑफ बिजनेस हैं उनको भी बहुत सारा लाभ होता है। अगर कोई सोल प्रोपराइटर है, एकाकी व्यापारी है, तो अपने खातों की उसने जांच करा ली, तो जांच कराने के बाद एक तो हमारे बिजनेस की वास्तविक स्थिति क्या है इससे उसका परिचय हो जाता है। दूसरा, वो लोन लेना चाहे तो लोन ले अपने अकाउंट सबमिट करके लोन ले सकता है और अपना इनकम टैक्स या टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है उसको फिक्स कर सकता है, बनाने में उसको सहूलियत होती है। अगर साझेदारी फर्म है तो साझेदारी फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो अकाउंट्स को ऑडिट करा के वास्तविक स्थिति क्या है वो सेटल कर सकते हैं। या किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है या रिटायरमेंट देना है या डेथ हो गई है तो उस स्थिति में एसेट्स या प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स किस तरह से किया जाना है, तो वो चूँकि अकाउंट्स आपने ऑडिट करा रखे हैं तो वो स्थिति आपके सामने क्लियर होती है और आप वहाँ पे जो भी समस्या है उसका बड़ी आसानी से निराकरण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अंशधारियों शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट क्या है? आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और ऑडिटेड अकाउंट्स की हेल्प से शेयर होल्डर्स को रियल फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है वो पता चल जाती है। और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अगर हैं तो अगर उन्होंने कोई अनड्यू बेनिफिट लिया है तो उसके बारे में भी ऑडिटर की ये लायबिलिटी होती है कि उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे। तो जब शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो वहाँ पे वो रिपोर्ट रखी जाती है तो शेयर होल्डर्स को वास्तविक स्थिति से परिचय हो जाता है। इसी तरह से बेनिफिट टू ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट के सदस्यों जो ट्रस्टी होते हैं वो जो संपत्तियां इकट्ठी की हैं उनका एक विशेष पर्पस से उपयोग करना होता है तो उस पर्पस के लिए उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने बनाई हुई है तो सदस्यों ने जो पैसा जमा किया है उस पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी ऑडिटेड अकाउंट्स के थ्रू चाहे वो ट्रस्टी हों या मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हों वो सुनिश्चित हो सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से ऑडिटेड अकाउंट के कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं आउटसाइडर्स के लिए, मींस थर्ड पार्टीज के लिए। फॉर एग्जांपल्स क्रेडिटर्स जो आपको उधार माल देते हैं तो उन जब ऑडिटेड अकाउंट्स उनके सामने होंगे तो आपकी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की क्या स्थिति है उससे वो परिचित होंगे, मीन्स उनका पैसा डूबेगा नहीं तो आपको आसानी से उधार माल मिल सकेगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन आसानी से आपको दे देंगे क्योंकि सीए द्वारा ऑडिटेड रिपोर्ट उनके सामने होगी जिसमें ये बताया हुआ होगा कि आपकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का वो इजीली एस्टिमेट कर सकेंगे और आपको लोन मिलने में सहायता मिलेगी। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिटेड अकाउंट्स पे रिलाई कर सकती हैं और जो भी आपका क्लेम होगा वो सपोज आग लग गई आपके गोदाम में तो ऑडिटेड अकाउंट्स के थ्रू ये था कि 10 लाख रुपए का माल गोदाम में पड़ा था और वो आग से जल गया। चूँकि ऑडिटेड अकाउंट्स से सीए ने उसको अप्रूव किया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम लेने में आसानी होगी। आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि माल कितने का था। तो 10 लाख रुपए का माल था, सीए ने ऑडिटेड कर रखा था रिपोर्ट को, तो आसानी से आपको क्लेम मिल सकता है। इसी तरह से वैधानिक सत्ताओं मीन्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़
चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, वो ऑडिटेड अकाउंट को एक्सेप्ट करती हैं और उनके आधार पर आपका जो लायबिलिटी बनती है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निर्धारित करती हैं। मींस आपके जो ऑडिटेड अकाउंट हैं उससे आपको अपने टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलेगा। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, भावी विनियोजक, अगर आप कंपनी हैं तो अगर आप फ्यूचर में कोई नया शेयर लाना चाहते हैं इशू करके, तो जो भावी विनियोजक हैं वो विनियोजन करने से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में सुनिश्चित होना चाहते हैं। तो अगर आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा रखा है तो चाहे वो नए शेयर्स में विनियोजक हों, डिवेंचर्स में हों, वो आसानी से पैसा आपकी संस्था या कंपनी में लगा सकेंगे, क्योंकि उनको विश्वास होगा कि आपके जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सीए द्वारा मींस चार्टर्ड अकाउंट द्वारा ऑडिट कर दी गई है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो सुरक्षित है और भविष्य में हमें इस पे जो रिटर्न मिलना है उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से इस जो चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑनर्स हों, चाहे आउटसाइडर्स हों, अगर आप अपने ऑडिट कराते हैं अकाउंट्स की तो सभी को लाभ होता है। इसलिए आज के समय में ऑडिट को एक, पहले भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि विलासिता नहीं रह गया है। आज की डेट में ये एक नेसेसिटी है। जब तक आप अपने अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराएंगे तब तक आप इस तरह के जो लाभ हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू।